नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम जो आरआरबी टेक्नीशियन के प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे कि जीके जीएस में प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के और कौन से क्वेश्चन है और कौन से क्वेश्चन है जो आने वाले हैं। तो गाइज़ बने रहिए हमारे चैनल में। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारी जो नोटिफिकेशन है आपको समय समय पर मिलती रहे। और ये आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए और उनसे सब्सक्राइब करने को ज़रूर कहिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है गाइज़ कि 2011 की जनगणना के अनुसार, तो दोस्तों मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं के बीच साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है। तो गाइज़ वो राज्य था केरल, जिसकी साक्षरता दर लगभग 94% थी। केरल राज्य है जिसकी साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार 94% थी। और यदि गाइस पूछ लिया जाए कि भारत की टोटल साक्षरता दर कितनी थी, यदि भारत की टोटल साक्षरता दर पूछ लिया जाए तो भारत की टोटल साक्षरता दर थी 94%। 94 नहीं, 74%। 94 तो केरल की थी, 74% टोटल साक्षरता दर थी। और यदि पूछ ले कि सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा था, तो गाइस सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य था बिहार, जिसकी साक्षरता दर ओनली 51.2% साक्षरता दर थी। और वहीं दूसरे नंबर आता है राजस्थान का, जिसकी साक्षरता दर ओनली 52.5% साक्षरता दर थी। ये महिलाओं की साक्षरता दर थी जिसकी सबसे कम साक्षरता दर थी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं तो आप इनको भी ध्यान रखना। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद कि कौन सा अनुच्छेद था जिसके अनुसार यदि विदेशी शक्तियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधियों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो तो संसद राज्य सूची की वस्तुओं पर कानून पारित कर सकती है। यानी ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत संसद है जो राज्य सूची पर कानून बना सकती है। तो वो है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 253, जिसके तहत संसद है जो अपने अनुसार राज्य की किसी भी विषय पर कानून पारित कर सकती है। और इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन आता है कौन सा प्राकृतिक संसाधन कृषि और दैनिक जीवन के लिए आवश्यक अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों के कारण विश्व स्तर पर घट रहा है। विश्व स्तर पर कौन सा है जो घट रहा है, तो गाइस विश्व स्तर पर है जो मीठा पानी घट रहा है। मीठा पानी, क्योंकि जो प्राकृतिक गैसें हैं और जो ये पेट्रोलियम है, ये कोयला है, इनकी कुछ निश्चित अनुपात में है जो एक निश्चित समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। लेकिन पानी है जो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तनों के कारण घट रहा है, क्योंकि इसका पानी है जो खारा होता जा रहा है। जो खारा पानी है वो पीने लायक नहीं होता है और इससे समुद्रों का जो विस्तार है वो भी बढ़ रहा है। समुद्रों का विस्तार बढ़ रहा है। इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाओ, इसको सेट कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 तक हैदराबाद के इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के भारतीय शोधकर्ताओं ने एक पर्यावरण अनुकूलन हार्वेस्टिंग सामग्री बनाई, तो वो क्या थी। तो गाइज दिसंबर 2023 की बात है। तो गाइज ये तो करंट का क्वेश्चन ही है, तो करंट का क्वेश्चन में गाइज 2023 की बात कर रहा है, लेकिन
तो 2023 में पर्यावरण अनुकूलन के लिए सौर ऊर्जा से संबंधित हार्वेस्टिंग सामग्री बनाई गई थी। इसको तो गाइस आप देख भी सकते हो, क्योंकि आजकल सौर ऊर्जा से संबंधित क्वेश्चंस बहुत आने लगे हैं। और इसके साथ ही यदि पूछ ली कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना ये भी शायद गाइस आज करंट में ही थी। तो प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना 22 जनवरी, इस दिन क्या था गाइस? इस दिन राम मंदिर की स्थापना दिवस था, 22 जनवरी 2024। इस दिन प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई। कहाँ से? दिल्ली के लाल किले से इसकी शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि समकालीन भारत में सामाजिक मुद्दों के बारे में एक सम्मोहक कथा द वाइट टाइगर उपन्यास। तो गाइस इसका नाम है द वाइट टाइगर उपन्यास के लिए 2008 में भारतीय लेखक को फिक्शन के लिए एक बुकर पुरस्कार दिया गया। तो गाइस ये जो बुकर पुरस्कार है ये अरविंद अडिगा जी को दिया गया। किनको दिया गया गाइस? ये दिया गया अरविंद अडिगा जी को। अरविंद अडिगा जी को दिया गया। ये है अरविंद अडिगा जी जिनको ये उपन्यास दिया गया था। आगे चलते हैं गाइस, हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कोशिका झिल्ली के अंदर मौजूद गाढ़ा स्पष्ट जेली समान पदार्थ है? तो गाढ़ा जेली समान पदार्थ कोशिका द्रव्य है। गाइस ये साइंस का क्वेश्चन है, साइंस, जिसमें पूछा है कि गाढ़ा जेली समान तो कोशिका द्रव्य होता है। और यदि गाइस पूछ ले कि कोशिका भित्ति किस में होती है, तो कोशिका भित्ति ओनली पादपों में पाई जाती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके साथ ही गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 में किस भारतीय राज्य विधानसभा ने सरकारी, छोटा दिख रहा है गाइस, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं आप, ठीक है। दिसंबर 2022 में किस भारतीय राज्य विधानसभा ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के शिकायतों की जांच के लिए लोकायुक्त विधेयक, ये भी गाइस करंट का ही है एक तरीके से, क्योंकि अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने लोकायुक्त विधेयक है जो पारित नहीं किया इस राज्य के अलावा। तो गाइस वो कौन सा राज्य था? गाइस वो राज्य है महाराष्ट्र, जिसने एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले लोकायुक्त विधेयक पास किया है अपने जो सरकारी अधिकारी है इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसके साथ ही गाइस अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है? तो जबरन श्रम को प्रतिबंधित करने वाला गाइस शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है जो जबरन श्रम से प्रतिबंधित। गाइस मौलिक अधिकारों को किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो गाइस मौलिक अधिकार है जो हमारे 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक हमारे क्या है, मौलिक अधिकार संविधान में सम्मिलित है। समानता का अधिकार, सभी को समानता का अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता, ये गाइस समानता का अधिकार कौन से में आता है? तो समानता का आता है, ये आता है हमारा 12। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है 28। वैसे तो ये 25 से लेकर के 28 तक आता है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कि कोई भी जो है अपने धर्म की, किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, किसी को रोक टोक नहीं है। ये 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार ये आता है हमारा 19 और 20 में, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। आगे चलते हैं गाइस, आगे गाइस हमारा आता है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में आयोजित
किए गए थे। 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए, तो वो आयोजित किए गए थे गाइस गोवा। गोवा राज्य में है जो 37वें खेल आयोजित किए गए थे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। ये एक मैथ का क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर अंकित मूल्य कितना है, 4800। अंकित मूल्य है 4800, लेकिन दुकानदार ने इसे बिक्री पर 18% और 20% की 2 क्रमिक छूटें दी गई, तो उसमें वस्तु से कितने में बेची गई। तो गाइज वस्तु कितने में बेची गई, तो वस्तु कितने में बेची गई, तो गाइज इसको सोल्व करने के लिए 1 मिनट, हाँ ये देख लीजिए। वस्तु है जो 4800 रुपये में बेची गई, 4800 रुपये में। उसका जो क्रय मूल्य है ये मान लिया, नहीं गाइस क्रय मूल्य नहीं था, ये था 4800 रुपये अंकित मूल्य। यानी जो उस वस्तु पर जो अंकित मूल्य था वो था 4800 रुपये, और 2 क्रमिक छूटें दी गई, एक 18% और 20%, यानी 18% हो गया अपना 82/100 इंटू एक छूट दी गई 20% की 80/100। तो गाइज़ इनको सोल्व कर लीजिए। अब गाइज़ इनको सोल्व करते हैं तो अपना आंसर आता है 3210, नहीं गाइज़ 32, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको इसका आंसर आपको बता देता हूँ यहीं पर ही। इसका आंसर आएगा 3148.80। आप उसको सोल्व कर लेना, मैंने बता दिया है वो कैसे क्या आएगा, वो सेम ऐसे आएगा 314314.80, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा गाइज हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 2, छोटा कर लेते हैं गाइज, थोड़ा क्वेश्चन बाहर जा रहा है रेंज से। तो ये क्वेश्चन है 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1763। दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। इसने बोला है सह अभाज्य संख्या, तो सह अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होगा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि सह अभाज्य संख्या के गुणों करने पर हमेशा 0 ही प्राप्त होता है, इसलिए सह अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो 0 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्र युग्म में होते हैं जो मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं। तो गाइस मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो मनुष्य में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो 46 होती है। और यदि गाइस आपसे पूछ ले कि जोड़े कितने होते हैं, तो 23 के 2 जोड़े होते हैं। और यदि आपसे पूछ ले गाइस कि मनुष्य में कितने कायिक गुणसूत्र होते हैं, और यदि कायिक गुणसूत्र पूछ लिया जाए तो कायिक गुणसूत्र होते हैं 22 कायिक होते हैं, और 2 होते हैं, एक होता है x प्लस एक होता है y, यानी 22 और 2 24, xy और 2xy, ऐसे टोटल हो जाएंगे 22 दूनी 48, तो ये 22 दूनी 44 हो गई ना, 22 ही तो मेल में, 22 ही फीमेल में, 44 हो गई, एक हो गया x, एक हो गया y, यानी टोटल कितने हो गए 46। यानी कायिक जो गुणसूत्र है इनकी संख्या हो जाती है अपने पास 22। और यदि टोटल मनुष्य में गुणसूत्र पूछ ले तो वो होंगे 46। गाइस हम अगले क्वेश्चन में जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस तकनीक में, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, हाँ ठीक है, किस तकनीक में नवाचार ने बड़ी मात्रा में सूचना और मनोरंजन तक त्वरित पहुंच प्रदान करके दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। तो गाइस सीधा सा है, सिंपल सा है ये तो वो तकनीक कौन सी होगी, वो होगी मोबाइल ही है जो तकनीक है जो आज के समय में महत्वपूर्ण बदलाव कर रखा है। आप मोबाइल में कुछ भी सर्च कर सकते हो। प्रशीतक क्या होता है, प्रशीतक आता है रेफ्रिजरेटर में काम। किस में आता है, रेफ्रिजरेटर, यानी जो अपना फ्रीज होता है घर में उसमें प्रशीतक काम आता है, ठंडा करने के लिए काम है। माइक्रोवेव ओवन क्या है, माइक्रोवेव ओवन एक गर्म करने का यंत्र है, किसी भी सामान को रखोगे आप गर्म हो जाएगा। ग्लोबल पोजीशन सिस्टम, यदि गाइस ग्लोबल
ग्लोबल पोजीशन सिस्टम की बात की जाए तो इसको बोलते हैं हम जीपीएस, जिससे जो आप आजकल मोबाइल से में देखते हो कहीं भी पहुंचने के लिए दिशा निर्देश देता है जीपीएस, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। इसके साथ ही अगला है गाइस हमारा क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत ने वैश्विक स्तर पर शीर्ष नवीन अर्थव्यवस्था में ग्लोबल इंडेक्स में स्थान बरकरार किया है। तो भारत ने है जो 40th यानी 40वां स्थान है जो बरकरार किया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे की पत्तियों में रंध्र की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो गाइस रंध्रों का जो प्राथमिक काम है वो है गैस विनिमय करना। गैस विनिमय करना रंध्रों का प्राथमिक काम है। फिर इसके बाद है जो प्रकाश संश्लेषण इनका दूसरा काम है, क्योंकि गाइस अगर प्रकाश संश्लेषण इनका प्राथमिक काम होता तो रात में तो लाइट पड़ती नहीं, जबकि प्रकाश संश्लेषण किस में होता है, लाइट की उपस्थिति में। तो इनका प्राथमिक काम क्या होगा, गैस विनिमय करना। आगे चलते हैं गाइस कि विटामिन ए के संदर्भ में निम्नलिखितों को पहचानिए। ये भी साइंस का क्वेश्चन है गाइस। सामान्य दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक है। विटामिन ए सामान्य दृष्टि के लिए आवश्यक है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। इसके साथ दूसरा है कि इसकी कमी से रतौंधी व अन्य, हाँ बिल्कुल सही है गाइस। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग यानी ए और बी दोनों सत्य है। और गाइस विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन सी से होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग विटामिन सी से होता है। और विटामिन के से गाइस, विटामिन जो के है इससे होता है रक्त का थक्का न लगना। रक्त का थक्का न लगना, थक्का न लगना किससे होता है, विटामिन के से। इसके साथ ही हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 343 के अनुसार संसद कानून, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, दिख नहीं रहा, छोटा है तो आपको दिखेगा नहीं। हाँ अब ठीक है गाइस, आपको दिख रहा होगा कि अनुच्छेद 343 के अनुसार संसद कानून द्वारा कुछ उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के अलावा हिंदी के उपयोग का प्रावधान कर सकती है। निम्नलिखित कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो गाइस उच्च न्यायालयों का कार्य, पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालयों का कार्य, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालयों के कार्य के लिए अंग्रेजी के अलावा हिंदी का उपयोग हो सकता है। संसद में कार्य का लेन देन, हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि संसद में ऐसे भी मानव बैठे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती है, तो उनका काम तो हिंदी से ही चलेगा, तो ये भी सही है। अगला है संघ और लोक सेवक के बीच संचार, ये बिल्कुल गलत है गाइस। संघ और लोक सेवक यानी जो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं उनके बीच है जो ओनली इंग्लिश भाषा का प्रचलन होगा। इंग्लिश में ही उनके जो सब कुछ है, उद्देश्य है, जो इंग्लिश में ही पूर्ति होगी। हिंदी के उनके बीच जो संवाद का काम नहीं करेगा। सर्वोच्च न्यायालय का कार्य, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें सर्वोच्च न्यायालय भी हिंदी में अपना जो काम है वो करता है। लेकिन गाइस इसका जो सही आंसर होगा ये होगा संघ और लोक सेवक के बीच संचार, ये इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। गाइस क्या इंग्लिश का हमारे संविधान की 22 भाषाओं में उल्लेख है? इसका आंसर होगा गाइस नहीं, इंग्लिश हमारी 22 भाषाओं में से नहीं है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 22 भाषाओं में से किस भाषा को संविधान में दर्जा नहीं दिया गया है, तो संविधान में इंग्लिश को दर्जा नहीं दिया गया है। इसके साथ ही गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड ने एक जीन थेरेपी पद्धति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान से लाइसेंस प्राप्त हुआ है जिसमें आनुवंशिक नेत्र रोगों के इलाज की क्षमता है। आनुवंशिक नेत्र रोगों का इलाज करने की क्षमता है।
आनुवंशिकता से संबंधी यानी जो जन्मजात है या फिर माता पिता से जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको आनुवंशिक रोग कहते हैं। और इनका जो रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड है वो है, इसको कानपुर से लाइसेंस प्राप्त हुआ। कानपुर जो IIT कानपुर है, इसका नाम क्या है, IIT कानपुर, IIT कानपुर से है जो इनको लाइसेंस प्राप्त हुआ है। गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि केरल में परिवार और सामाजिक मानदंडों, कौन सा राज्य था, केरल में परिवार और सामाजिक मानदंडों के विषय की खोज करते हुए किस भारतीय लेखक ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, फेमस बुक है गाइस, बहुत बार पूछते हैं कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा। तो गाइस इसका नाम इसमें आंसर में आएगा अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय ने है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरविंद अडिगा, गाइस अरविंद अडिगा ने क्या लिखा था, अभी पीछे भी आया था, क्या लिखा था अरविंद अडिगा ने। इसका क्वेश्चन कमेंट आंसर में इसका जो आंसर है ये आप सभी देना कि अरविंद अडिगा ने कौन सा उपन्यास लिखा था। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सबका इसका आंसर मिलना चाहिए। देखते हैं क्लास में किसका ध्यान था। इसके साथ ही गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस त्योहार के दौरान भक्त वैवाहिक सद्भाव और कल्याण के लिए भगवान शिव और देवी पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए व्रत और प्रार्थना करते हैं। तो गाइस वो है हरियाली तीज। हरियाली तीज के दिन ये शिव और पार्वती का आशीर्वाद के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुधारवादी आंदोलन नहीं है। तो गाइस सुधारवादी आंदोलन था जो नहीं था, इसे पूछा है गाइस, नहीं है तो नहीं है तो आर्य समाज है जो सुधारवादी आंदोलन नहीं था। तो क्या था गाइस आर्य समाज, आप सब कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर देंगे कि आर्य समाज आखिर क्या था, किसने की थी आर्य समाज की ही स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने किसकी, आर्य समाज की स्थापना की थी। और यदि गाइस पूछ ले कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, मोहन राय। और इनके जो प्रयासों से है जो 1928 में किस पर रोक लगी, 1928 में, तो गाइस 1928 में लगी थी सती प्रथा पर रोक। किसके निर्देशों से, अंग्रेज था विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग के प्रयासों से, विलियम बेंटिंग है जो उसके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगवाई। अगला क्वेश्चन आता है कि प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की। तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी गाइस ज्योतिबा फूले। किसने गाइस, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इन सभी को याद रखना, क्योंकि अगले सप्ताह में क्या होता है कि इन्हीं में से घुमा करके पूछ लेता है, कभी इसका पूछ लिया तो कभी इसका पूछ लिया तो कभी इसका, ऐसे पूछ लेता है। तो गाइस हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य में सिखों का बहुमत प्रतिशत है। सिख सबसे ज़्यादा किस राज्य में थे, तो सिख है जो सबसे ज़्यादा पंजाब राज्य में थे। 2011 की जनगणना के अनुसार जो सिख है सबसे ज़्यादा पंजाब राज्य में थे। जबकि हिंदू सबसे ज़्यादा है, जो हिंदू है ये यूपी एंड राजस्थान में सबसे ज़्यादा, यूपी और राजस्थान में सबसे ज़्यादा हिंदू मेजॉरिटी थी। इसके साथ ही गाइज हम आगे चलते हैं कि बेरोजगारी दर के, ये मस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र है गाइज। बहुत से जो अभी जो पेपर हुआ था ALP का, असिस्टेंट लोको पायलट, उसमें भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि बेरोजगारी की दर की गणना का सूत्र क्या है। तो गाइज बेरोजगारी दर की गणना का सूत्र है बेरोजगारी की संख्या बटा श्रम बल। बेरोजगारी की जो संख्या है
वो बेरोजगार कितने बेरोजगार है, बटे में श्रम बल एक दिन में कितनी मेहनत करता है और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेरोजगारी की दर की गणना हो जाती है। शायद हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल शासक अपनी वास्तुकला के उत्कृष्ट ताजमहल के लिए जाना है। तो गाइस सबको ही पता है कि ताजमहल के लिए कौन जाना जाता है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। और अकबर ने क्या बनाया था, फतेहपुर सीकरी, आगरा में फतेहपुर सीकरी का निर्माण दिल्ली से आगरा जो राजधानी है अकबर ने ही स्थापित की थी। दिल्ली से आगरा को जो ट्रांसफ़र की थी राजधानी वो अकबर ही था। इसके साथ ही गाइस आगे चलते हैं। औरंगज़ेब को क्या कहा जाए, औरंगज़ेब एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मुस्लिम साम्राज्य का भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार किया। भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार किसने किया, औरंगज़ेब ने। और इसके साथ ही औरंगज़ेब के बारे में पूछा जाता है कि भारत के सबसे ज़्यादा मंदिरों को तोड़कर और लोगों का धर्म परिवर्तन कराने वाला मुगल शासक कौन था, वो था औरंगज़ेब। इसके साथ ही गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित को पढ़े। इन्हें पहला कथन है कि संसदीय प्रणाली को सरकार, जिम्मेदार सरकार और कैबिनेट सरकार के बेस्ट मिनिस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो गाइस ये बिल्कुल गलत बात है। जो है संसदीय प्रणाली को इनके रूप में नहीं जाना जाता है। तो ये पहला जो ऑप्शन है ये तो गलत हो गया। दूसरा है संविधान न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी संसदीय प्रणाली स्थापित करता है। ये बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, ये बिल्कुल सही होगा। साथ ही गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जनवरी 2024 में किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अर्जुन जो पुरस्कार है उससे किसे, मोहम्मद शमी को सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे, उन्हें भारतीय अशांति के जनक के रूप में भी जाना जाता। तो गाइस इसमें महात्मा गांधी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जो शांति के क्या थे, शांति के प्रतीक। कांग्रेस के थे शांति के, कौन सा था, एक गरम दल था और नरम दल। तो ये कौन से थे, नरम दल से महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर, ये भी नरम दल से संबंधित थे। गाइस अब बच गया कौन, तो बच गए बाल गंगाधर तिलक, जो कैसे थे, गरम दल से। वैसे इनको BPL यानी बाल पाल BPL बाल पाल लाल क्या बोलते हैं इनको, गरम दल वालों को बाल पाल और लाल BPL यानी B होता है बाल गंगाधर तिलक, P होता है ये P यानी पाल यानी विपिन चंद्र पाल, और लाल L यानी लाल, जिसको लाल का मतलब है क्या, लाला लाजपत राय क्या थे, तीनों क्या थे, ये थे गरम दल के, यानी अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है इन तीनों को। अगला क्वेश्चन आता है गाइस हमारा, भारत में राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़े। राजनीतिक दलों के बारे में क्वेश्चन है कि भारत में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल को या तो राष्ट्रीय पार्टी या राज्य पार्टी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो गाइस ये बिल्कुल सही बात है, राजनीतिक दल के रूप में उसे मान्यता दी जाएगी। यदि कोई राजनीतिक दल 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है, इन राज्यों में या तो वह सत्तारूढ़ है या विपक्ष में है, तो राष्ट्रीय दल माना जाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है इसकी, यानी
इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए व बी दोनों होगा। और यदि गाइज पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय दल है वो कौन सा है, तो भारत के दो सबसे बड़े दल है। पहला है बीजेपी, दूसरा कौन सा है, कांग्रेस। ये दो सबसे बड़े है जो राष्ट्रीय दल है। और यदि पूछ लिया जाए कि गाइज कि भारत में कितने जी पार्टियां हैं जिनको जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है, तो भारत की 6 पार्टियां हैं जिनको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। बीजेपी, कांग्रेस, और तीसरी है आप आम जनता पार्टी। चौथी है ममता बनर्जी की। कौन सी गाइज, ममता बनर्जी कौन सी है, कमेंट सेक्शन में डालिए ममता बनर्जी की पार्टी कौन सी है। इसके साथ ही फिर आती है एक सीपीआई और एक आती है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी। और ऐसे ही बाकी गाइज 2 पार्टियां बची, उनके नाम भी आप कमेंट सेक्शन में डालिए। भारत में विशाल रेगिस्तान, भारत में विशाल रेगिस्तान के किनारे से ले उत्तर की ओर लूणी नदी तक फैला है, तो लूणी नदी तक कच्छ का रण फैला हुआ है। कच्छ का रण कहाँ पर है गाइस, कच्छ का रण आता है गुजरात, गुजरात में है कच्छ का रण। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन द्वारा उस सीमा तक कार्य करके किया जाता है जैसा मैं उचित समझता है उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से किए जाते हैं। तो वो कौन होता है गाइज, वो होता है राष्ट्रपति। जितने भी यूनियन टेरिटरी है, जितने भी यूटी है, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, उनमें प्रशासक कौन होता है, तो प्रशासन राष्ट्रपति के अधीन होता है। राष्ट्रपति अपने अनुसार किसी को भी नियुक्त कर सकता है। राजस्व बजट गाइज है निम्न में से किस राजस्व बजट के रूप में, राजस्व बजट के रूप में किसे जाना जाता है, तो गाइज राजस्व बजट के रूप में आय बजट को जाना जाता है। जो इनकम बजट है उसको राजस्व बजट के रूप में जाना जाता है। नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, तो गाइज नर्मदा नदी का उद्गम नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है, तो राज्य का नाम पूछा है, तो गाइज इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी। एमपी को नर्मदा नदी का उद्गम माना जाता है। नर्मदा नदी किस राज्य में जाती है, फिर सीधे नर्मदा नदी है जो गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। बस अगला क्वेश्चन है कि वह अनुमानित अक्षांश क्या है जिस पर कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है, तो गाइज भारत से होकर के जो कर्क रेखा गुजरती है उसका अनुमानित मान है 23 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ। जो कर्क रेखा है ये भारत से गुजरती है। तो कर्क रेखा, एक क्वेश्चन ये भी आता है गाइज कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो गाइज जो कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिनमें से गाइज कौन कौन से, पहला आता है अपना गुजरात, राजस्थान, पहले गुजरात, दूसरे पे है राजस्थान, पहले गुजरात, फिर एमपी, फिर छत्तीसगढ़ सीजी, फिर पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। कितने हो गए गाइज, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। छठा कौन सा है गाइज, छठा है मिजोरम। कौन सा है, मिजोरम। सातवां कौन सा होगा ऐसा है गाइज, झारखंड, झारखंड। आठवां कौन सा हो गया गाइज, आठवां कौन सा आएगा, आठवां हो गया, आठवां यूपी भी बच गया गाइस, यूपी हो गया आठवां। इस तरीके से 8 राज्यों से होकर के जो कर्क रेखा है ये गुजरती है। तो गाइस एक ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भारत की उत्तर से दक्षिण यानी अक्षांश बताइए, भारत का अक्षांश कितना है, और एक देशांतर पूछ लिया जाता है। भारत का अक्षांश
23 डिग्री। और कहाँ तक जाता है? 23 से 97 डिग्री। ये कहाँ पर है? ये 23 एक तो है गुजरात, और वहीं भारत का जो 97 डिग्री अक्षांश नॉर्थ है, ये आता है अपने पूर्वोत्तर में। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। भारत का उत्तरी बिंदु और पूछते हैं तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, क्या है भारत का? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो कहाँ पर है? J&K में। वही भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछते हैं तो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। क्या है? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है? ये है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। ठीक है गाइस, मेन फेमस क्वेश्चन है गाइस ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनस्पति तंत्र के एक विशिष्ट विशेषता है? तो मैंग्रोव वनस्पति वन की विशिष्ट विशेषता है मैंग्रोव वन खारे पानी का अनुकूलन। ये विशिष्ट विशेषता है मैंग्रोव वन की। अब गाइस मैंग्रोव वन की विशिष्ट विशेषता, इसके साथ ही ऊंचाई पर पाने जाने वाली, इनको बोलते हैं पर्वतीय वन। कैसे है गाइस ये? पर्वतीय वन। हिम परिदृश, ये भी गाइस पर्वतीय वन होंगे। सघन चंदवा आवरण, चंदवा आवरण ऐसे किसी प्रकार का वन का उल्लेख नहीं है। ये दोनों पर्वतीय वन है। आपने देखा होगा गाइस, ये अपने भारत का नक्शा कुछ इस तरीके से होता है। ये ऐसे ऐसे अपने भारत का नक्शा है, ऐसे 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 गाइस, ऐसे अपने भारत का नक्शा है। तो गाइस इसमें जो ये जो नक्शा है, इसमें गाइस देखिए ये वन, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कैसे वन है? ये है पर्वतीय वन। कैसे है? पर्वतीय। और गाइस ये है पर्वतीय वन। और ये है, ये कैसे वन है? ये इसमें पाए जाएंगे मरुस्थलीय वन। कैसे? मरुस्थल। और गाइस मरुस्थलीय वन। और यदि यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कुछ भाग, ये मिज़ोरम का कुछ भाग है, और यहाँ पर कुछ भाग, ये कैसे वन मिलेंगे? ये यहाँ तक ये मिलेंगे। कैसे? मैंग्रोव वनस्पति। इनको बोलेंगे मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति, इनको बोलते हैं मैंग्रोव वनस्पति। अब आगे चलते हैं गाइस। अगला है हमारा, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा दिल्ली में सुल्तान को पानीपत की लड़ाई में हराने के बाद की गई। तो मुगल साम्राज्य की जो स्थापना है बाबर ने 1526 में की थी। किसको हरा करके? किसको? बाबर ने इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कौन सा? तो ये युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी हारा था और बाबर की विजय हुई थी, और वो दिल्ली का सुल्तान बना था। एक बाबर का फेमस युद्ध और आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, जिसमें अकबर ने पहली बार किस पद्धति का उपयोग किया था? तुगलुमा पद्धति। तुगलुमा यानी बंदूकों का प्रयोग, बंदूक और तोपों का प्रयोग इसी युद्ध में हुआ था। वो था खानवा का युद्ध। किन किन के बीच में हुआ था गाइस? ये हुआ था राणा सांगा और राजस्थान के राणा सांगा जो चित्तौड़ के राजा थे,
प्लस में ये हुआ था बाबर के बीच में, जिसमें क्या हुआ था, बाबर विजयी रहा था खानवा के युद्ध में। तो गाइज बस आज के यही क्वेश्चन थे। मिलते हैं गाइज, एक और बचा हुआ, 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी पूरा करा ही देते हैं आज ही। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2023 के अवसर पर आदिवासी कल्याण के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को मंजूरी दे दी है। तो गाइज वो है भारतीय गौरव दिवस। कौन से रूप में बनाया जाएगा, वो है भारतीय गौरव दिवस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइज। बिरसा मुंडा कहाँ का था गाइज? बिरसा मुंडा झारखंड से संबंधित था। झारखंड में जनजातीय आंदोलन के लिए क्या बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है गाइस, ग्रेन रोबोटिक्स एक आधारित कंपनी ने भारत की पहली AI संचालित एंटी ड्रोन इंद्रजाल पेश की है। भारतीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति है। गाइस वो है हैदराबाद ने एंटी ड्रोन जो प्रणाली है उसकी शुरुआत की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन आता है कि केंद्र वर्षीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी मिशन शुरू के लिए तैयार, जो देश में 4500 शहरी स्थानीय निकायों के नगर पालिका सेवाओं और बुनियादी ढांचे में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देगा। तो वो है, उनकी संख्याएं हैं कितनी, 5 उनकी संख्याएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है गाइस हमारा, किस भारतीय राज्य में मराठी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो मराठी जो भाषा है वो महाराष्ट्र यानी मुंबई महाराष्ट्र की जो है आधिकारिक भाषा कौन सी है, कौन सी है, मराठी। वहीं मिज़ोरम भाषा की बात करें तो मिज़ोरम भाषा है, ये जो मिज़ोरम भाषा है ये है अपने मिज़ोरम की जो भाषा है वो है मिज़ो। वहीं कर्नाटक की भाषा की बात करें तो कर्नाटक की भाषा कैसी है, कन्नड़। वहीं मणिपुर की भाषा की बात करें तो मणिपुरी की भाषा मणिपुरी ही है, मणिपुर की भाषा मणिपुरी ही है। इस तरीके से इन्होंने गाइस, कौन सी भाषा, इंग्लिश भाषा का हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। और गाइस एक ये भी पूछते हैं कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था। कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर लिखिए कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था। अगला क्वेश्चन आता है गाइस, भारत के मिजोरम में कौन सा आदिवासी समुदाय रूप में जीवन पर्यंत चपचारकुट त्योहार को फसल के उत्सव के रूप में बनाता है? तो गाइस मिजोरम में है जो मिजो, कौन सी, मिजो आदिवासी समुदाय है जो ये त्योहार बनाता है। और मिजोरम की प्रमुख जनजाति कौन सी है, मिजो, खारो और खासी। ये एक विशेष जनजाति है जिसमें मिजो जनजाति है जो जीवन चपचार त्योहार बनाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की 5T पहल जगन मिशन के UN हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट पुरस्कार 2023 जीता। तो 2023 का UN जो हैबिटेट पुरस्कार है ये किसने जीता? गाइस जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका, UN हैबिटेट पुरस्कार किसने जीता? तो गाइस इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो है ओडिशा, इसने UN हैबिटेट में 2023 का पुरस्कार जीता था। हाँ गाइस 1 साल पुराना है जो करंट अफेयर्स है वो पूछ सकते हैं। अब आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना ना भूलिए। और हमारे चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन, घंटी के आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में सभी क्वेश्चंस का आंसर देना ना भूले जो मैंने आपको बताने के लिए कहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।